नमस्कार दर्शकों, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। और दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की जानी मानी अधिवक्ता शिवा कटोच जी, जो देंगी आपको, मुझे और हम सबको कानूनी सलाह। शिवा जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। सो गुड टू सी यू मैम। थैंक यू सो मच जी दर्शकों, आज हम शिवा कटोच जी से जानने वाले हैं क्राइम अगेंस्ट विमेन की। जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं मैन एंड विमेन आर इक्वल, और जब हम क्राइम अगेंस्ट विमेन की बात करते हैं, महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध की बात करते हैं, तो आज हम शिवा कटोच जी से जानने वाले हैं कि क्या वो अपराध होते हैं, कैसे उनको कम करने के लिए कानून इस देश में लागू किए जाते हैं और क्या उसका मिसयूज़ भी होता है। इस बारे में भी हम जानेंगे शिवा कटोच जी से। तो मैम, सबसे पहले जब हम कहते हैं क्राइम अगेंस्ट विमेन, हमारे देश में तो जो देवी होती है या लड़की होती है उसको पूजा भी जाता है। नवरात्रों की हम बात करें, देवी देवताओं में कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, पर क्राइम अगेंस्ट जब हम विमेन की बात करते हैं, क्यों ये इतना ज़रूरी हो गया है कि इसके ऊपर इतने सारे लॉज भी हैं मैम? अगर आप हमारे दर्शकों को भी बताएंगे भी, बहुत सारे लॉज भी हैं जहाँ पे विमेन के खिलाफ जो अपराध है उन्हें रोका जा रहा है। क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बर्निंग इशू ये है? देखिए, ये इतना इम्पॉर्टेंट इशू है बिकॉज ये एक फॉर्म है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की। क्राइम अगेंस्ट वुमेन अगर हम बोलें, इसको जेंडर बेस्ड वायलेंस भी हम बोल सकते हैं। यूएन ने भी 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप एनसीआरबी के डाटाज देखें तो देयर इज़ मतलब सिग्निफिकेंट ग्रोथ जो क्राइम अगेंस्ट विमेन में है। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ। 4% जो 2021 और 2022 के बीच में 4% का इंक्रीज था। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में 12% पर ईयर का ग्रोथ था एक साल में। देन जो और डाटाज हमारे सामने आते हैं, 51 FIRs इन 1 आवर जो है वो रजिस्टर की जाती है। तो आप ये एक बड़ा बिग नंबर है, अलार्मिंग नंबर है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट इशू है। और आपने देखा होगा कि कितने सारे केसेस, चाहे वो जो हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन रजिस्टर किए जाते हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के होते हैं, डाउरी डेथ्स के हैं, रेप, सेक्सुअल हरासमेंट। तो इतने केसेस, अगर आप थोड़ा पीछे जाएं, कठुआ रेप केस, उन्नाव रेप केस, हैदराबाद रेप केस, देन निर्भया, जिसकी वजह से पूरा क्रिमिनल लॉ ही अमेंड करना पड़ गया। तो ये एक मेजर इशू है आज की डेट में। जबकि हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, ठीक है, तो ये एक सिस्टमैटिक वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की, जेंडर इक्वालिटी की। और इस तरह के जब क्राइम्स होते हैं तो हम महिलाओं की फिज़िकल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, हर तरह की ग्रोथ को हम कहीं ना कहीं उसको इम्पैक्ट करती है ये चीज़। जी बिल्कुल। उनकी पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी उसको भी इम्पैक्ट करती है, हिंडर करती है, नहीं कर सकते हैं ओपनली। देन अगर हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो हम एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हम एक सभ्य समाज नहीं बना सकते हैं, हम एक रिग्रेसिव सोसाइटी में ही जी रहे हैं। तो इतने सारे लॉज होने के बाद भी आपके सामने हर रोज़ अगर 1 घंटे में 51 FIRs रजिस्टर हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिकल इशू है आज के टाइम में। पर शिवा जी, कई लोग ये भी कहते हैं कि इतने सारे लॉज महिलाओं के लिए बनाए गए हैं और जो राइज हो रहा है, जो इंक्रीज़ हो रहा है, इसमें अवेयरनेस भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। कई बार महिलाएं सामने नहीं आती थी, वो बहुत सालों तक, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस की हम बात करें, अब्यूज़ की बात करें, वो सहती थी। पर अब लड़कियां अवेयर हैं, लड़कियों को अपने राइट्स के बारे में पता है, उन्हें पता है कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको लगता है एजुकेशन और अवेयरनेस भी एक रीज़न है जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन का जो ग्राफ है, क्योंकि मामले रिपोर्ट हो रहे हैं, अब आप इस चीज़ से एग्री करेंगी? बिल्कुल करूँगी। रिपोर्टिंग बढ़ रही है बिकॉज एक तो जो महिलाएं हैं वो अवेयर हो गई हैं, एजुकेटेड हो गई हैं। लेकिन अगर आप ये भी देखें तो जो कन्विक्शन रेट है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। रिपोर्टिंग ज़रूर है लेकिन कन्विक्शन रेट उतना नहीं मिलता। 498 में नहीं मिलता है अगर ज़्यादा बात करो अगर आप उसकी। लिटरेसी रेट अभी भी इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं है विमेन का। अगर आप देखें, सोशल स्टेटस इतना ज़्यादा नहीं है,
financial, they're still dependent on men. Most of the women are still dependent on men for their economic resources, जो भी है. तो रिपोर्टिंग तो बढ़ रही है, ऑल विमेन पुलिस स्टेशंस बन गए हैं, तो विमेन आर मोर कंफर्टेबल इन रिपोर्टिंग केसेस, वो रिपोर्ट कर सकती हैं, वहाँ पे कंफर्टेबल हैं. नहीं तो जहाँ अगर आप दूसरे पुलिस स्टेशंस की बात करें तो हो सकता है कि जो मेन पुलिस कर्मी होते हैं उनके सामने वो हेजिटेट करें. तो इस रिपोर्टिंग तो बड़ी है, तो उससे भी नंबर्स हम बोल सकते हैं कि ऊपर जाए, लेकिन इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते कि क्राइम जो है वो बढ़ नहीं रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. शिवा जी, आपका इतना प्रोलिफिक करियर रहा है, लगभग 20-22 साल की आपकी वकालत रही है. आपने पठानकोट और पंजाब जैसे एरियाज़ में भी ये काम किया जहाँ पे एक टाइम पे हम देखते थे कि अगर हम 498 की बात करें, डाउरी डेथ की बात करें, तो वो जो एरिया था पंजाब का एरिया, वहाँ से काफ़ी हद तक ये चीज़ें सामने आती थी. हम यूपी की बात करें, हम बिहार की बात करें, मैम कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो बहुत हाई है कंपेयर टू सम स्टेट्स. और मेरे ख्याल से आप एग्री भी करेंगे, आपका इतना प्रोलिफिक करियर रहा है, आपने खुद भी अपनी आंखों से ये होते हुए देखा होगा. तो प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं, कौन कौन से वो क्राइम है. हम डोमेस्टिक वायलेंस की तो बात करते हैं, चार दीवारी की, पर ऐसे कौन कौन से ऐसे क्राइम है जो महिलाओं को फेस करने पड़ते हैं या कर रही हैं, जो भी हमारे दर्शक हमें देख भी रहे होंगे. तो क्राइम जो है बहुत डिफरेंट फैसेट्स हैं क्राइम अगेंस्ट विमेन के. बहुत तरह तरह के क्राइम्स डिफरेंट कैटेगरीज में हम उनको रखते हैं जी. और विद टाइम आप देखेंगे कि जब अमेंडमेंट्स होती हैं तो नए क्राइम्स भी ऐड हो गए हैं हमारे क्रिमिनल लॉ के अंडर. तो सबसे पहले अगर बात करो आप डोमेस्टिक वायलेंस, जिसमें कि फिजिकल क्रुएलिटी आ जाता है, डाउरी डिमांड आ जाता है, डाउरी डेथ्स आ जाते हैं, किडनैपिंग है, अबडक्शन है. तो ये तो फिज़िकल कुछ एक्ट्स क्राइम्स जो हैं विमेन के अगेंस्ट होते हैं. ऑनर किलिंग जी, आपने सुना होगा, ऑनर किलिंग भी है इसमें एक. देन सेक्सुअल असॉल्ट, अगर सेक्सुअल क्राइम की बात करें तो जिसमें कि सेक्सुअल हरासमेंट आता है, रेप आता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आती है, ठीक है, मोलेस्टेशन आता है, ठीक है, outraging the modesty of a female, indecent representation of women. तो बहुत हैं. देन अगर आप इकोनॉमिक ऑफेंसेस की बात करो तो उनके जो रिसोर्सेज हैं वो कंट्रोल्ड हैं. आप उनको डिनायल ऑफ मेंटेनेंस, ये भी एक क्राइम है, ठीक है, डिनायल ऑफ रिसोर्सेज ये भी है, एंड डिनायल ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ये भी उनको फेस करना पड़ता है. फिर अभी कुछ एसिड अटैक्स आप देखते हैं, दे आर वेरी प्रेवलेंट हैं सोसाइटी में. देन स्टॉकिंग, साइबर क्राइम्स. तो मुझे लगता है कि टाइम के साथ अगर लॉज इवॉल्व हो रहे हैं तो क्राइम भी विद चेंजिंग टाइम्स नए नए क्राइम्स हमारे सामने आ रहे हैं. जी. और जब हम क्राइम्स की बात करते हैं, शिवा जी आपने इतने सारे क्राइम्स का जिक्र किया, क्या हमारी सोसाइटी को भी अब इवॉल्व होने की ज़रूरत है, सोसाइटी के अंदर भी चेंज लाने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर हम लॉज़ की बात करें तो इतने सारे लॉज़ अभी एट प्लेस हैं, और जब से निर्भया का गैंगरेप वाला इंसिडेंट हुआ बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी लाए, पर जैसा आप बता रहे हैं कि अभी भी जो ये ग्राफ है ये कम नहीं हो रहा. तो आपको लगता है कि एक एजुकेशन एक रोल प्ले कर सकता है, जहाँ हमें जब एक बच्चा स्कूल में जाता है वहीं से उसको थोड़ा सा इनकलकेट किया जाए, उसकी ग्रोथ में उसको समझाया जाए, एक इंक्लूसिव सोसाइटी की जब हम बात करते हैं उसको लेके हम साथ चलें? तो रीजंस अगर आप देखोगे इन क्राइम अगेंस्ट विमेन के, तो ये एक मेजर रीज़न है. लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज या एजुकेशन आप बोलें, जेंडर सेंसिटाइजेशन नहीं है, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी पे अवेयरनेस नहीं है. तो ये एक मेजर रीज़न है इन क्राइम्स के पीछे. तो जैसे कि पेट्रियार्कल सोसाइटी एक बहुत बड़ा रीज़न है. जब हम बॉर्न होते हैं एज बॉय और अ गर्ल और ट्रांसजेंडर, तो हमें विद बर्थ कुछ जेंडर एप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाया जाता है. आप लड़की हैं, आप ऐसे नहीं बैठेंगे, आप ऐसे बात नहीं करेंगे, आप ये नहीं पहनेंगे, आप लेट तक बाहर नहीं रहेंगे. तो ये हमें सिखाया जाता है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाती है. जबकि बॉयज़ को सिखाया जाता है आप स्ट्रॉन्ग हैं, आपको संभालना है, आपको प्रोटेक्ट करना है अपनी बहन को, वाइफ को या जो भी. तो उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो उसी तरह से होती है. तो सोसाइटी अपने आप मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बन जाती है. तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है क्राइम अगेंस्ट वुमेन का, बिकॉज जो वुमेन है वो एक वीकर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी अब तो
यही है, उनको माना जाता है। तो इसलिए जो डोमिनेंट है वो उनको कंट्रोल करेगा या उनके अगेंस्ट उनको कोई भी ऑफेंस कर सकता है जी। तो लैक ऑफ अवेयरनेस, पेट्रियार्कल सोसाइटी, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट लॉज, देयर राइट्स का नॉलेज नहीं है, ये बहुत सारे रीजंस हैं जो इन क्राइम्स को बढ़ने में हमारी हेल्प करते हैं। जी। अर्ली मैरिजेस, हमारे कस्टम्स, कल्चरल नॉर्म्स, ठीक है, कि लड़की है इसको दूसरे घर जाना है तो टाइम से शादी कर दो, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में समय बर्बाद नहीं करना है, घर का काम सिखा दो, ये अभी भी है हमारी सोसाइटी में। कुछ सेगमेंट्स हैं जहाँ लड़कियाँ पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, आगे जा रही, लेकिन ये एक बेसिक मेंटालिटी जो है। जी। फिर इसको जो आप डोमेस्टिक वायलेंस या वायलेंस किसी भी तरह का आप सोचे तो अगर डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें या मैरिज में वायलेंस की बात करें तो इसको एक मौन सहमति जो है हमारे सोसाइटी ने दे रखी है। इसको हमारी संस्कृति का हिस्सा मान लिया गया कि ये पार्ट ऑफ लाइफ ही है। ऐसा होता है तो बहुत सारी औरतें बोलती नहीं हैं कि हमारे साथ घर में किसी तरह की हिंसा हो रही है, वो उसको चुपचाप सहन कर लेते हैं। तो ये एक जो लैक ऑफ नॉलेज, अवेयरनेस, एजुकेशन, ये सब एक मेजर रोल प्ले करते हैं। शिवा जी, आप क्या कहना चाहेंगे जब डोमेस्टिक वायलेंस की हम बात करते हैं या जितने भी जो क्राइम की आपने जिक्र किया, अगर किसी महिलाओं के साथ इस प्रकार से क्राइम की घटना घट रही है तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें आके पुलिस में मामले को रिपोर्ट करना चाहिए? कई बार महिलाएं पुलिस स्टेशन जाके भी रिपोर्ट करती हैं, या उनको एक लॉयर से कंसल्ट करना चाहिए, या आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगी? देखिए, हमारी सोसाइटी में औरतों को सहना ही सिखाया गया है, कहना नहीं सिखाया गया। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपनी गरिमा के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए किसी को भी, ये हमें अपनी लड़कियों को सिखाना पड़ेगा और उनको ज़रूर इसको रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों को पता नहीं कैसे करना है। सबसे जो बेसिक है कि आप पुलिस को तो कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप पुलिस के पास जा सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, आप रजिस्टर्ड पोस्ट या एक चिट्ठी सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को, एसपी को लिख सकते हैं, ठीक है, आप स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन या नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, उनका हेल्पलाइन है 112, वहाँ पे आप बात कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे महिलाएं जाके अपना जो कंप्लेंट हैं वो कर सकती हैं। अब तो स्पेशल विमेन, ऑल विमेन पुलिस स्टेशंस जो हैं बन गए हैं। शिमला में भी हमारा एक इस तरह का पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ जाके अपनी कंप्लेंट्स दे सकते हैं। पुलिस स्टेशंस में स्पेशल डेस्क इस तरह के बनाए गए हैं बहुत सारे पुलिस स्टेशन में, जो स्पेशली इन्हीं तरह के क्राइम्स में जो हैं डील करते हैं। तो औरतों को या महिलाओं को ज़रूर बाहर जाके अपनी कंप्लेंट जो है रजिस्टर करनी चाहिए या अपनी बात कहनी चाहिए, तभी जो है कुछ होगा। कब तक मैम, मैं जानना चाहूँगा, महिलाओं के बारे में आपने जिक्र किया कि उनको अपनी बात आगे रखनी चाहिए। अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार हो रहा है, क्राइम कभी भी आपको नहीं सहना चाहिए। अगर आपके साथ कोई भी क्राइम की घटना होती है तो आप प्लीज़ जाके उसको रिपोर्ट कीजिए। और ज़रूरी भी है कि ऐसे मामले सामने आएँ, ताकि सोसाइटी को, जब हम कहते हैं कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनानी है, तो हम प्रोग्रेसिव तभी बना सकते हैं जब इन चीज़ों को हम एलिमिनेट करें अपनी सोसाइटी से। मैम, जब एक बार FIR या कोई कंप्लेंट पुलिस के पास जाके रजिस्टर कर दी जाती है तो पुलिस का क्या रोल बनता है? क्योंकि अक्सर ज़्यादातर ग्रीवेंसेस ये रहती हैं कि पुलिस कंप्लेंट नहीं लेती है या पुलिस उस पर एक्शन नहीं लेती है, तो पुलिस के रोल को आप कैसे देखती हैं? पुलिस को कंप्लेंट या FIR है वो रजिस्टर करनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं करते हैं तो वही है कि वो SP को लिख सकते हैं कि हमारी कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही है। तो पुलिस को इमीडिएटली अगर आफ्टर टेकिंग द कॉग्निजेंस या थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करके केस रजिस्टर करना पड़ता है। और उसके बाद जो भी फर्दर अगर अरेस्ट करना है तो अरेस्ट भी करेंगे। उसमें अगर सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो मेडिकल इमीडिएटली उनको करवाना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर इसी तरह के कोई ऑफेंसेस सामने आते हैं तो उनके अगर आपने स्टेटमेंट लेनी है तो वो एट द प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जो उस महिला का रहने की जगह है, वहाँ जाके वो उसकी स्टेटमेंट ले सकते हैं। एंड जो उनका एक मेजर ऑब्लिगेशन जो उनके ऊपर है टू मेंटेन सीक्रेसी और प्राइवेसी जो है उस महिला की, उनको मेंटेन रखनी है। मीडिया या पुलिस कोई भी, जैसे सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, विक्टिम का नाम जो है वो पब्लिक नहीं कर सकते हैं, पब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पुलिस को ध्यान में रखनी है। डिले है, अगर सेक्सुअल असॉल्ट का केस है, रेप का केस है, तो डिले है अगर रिपोर्टिंग में, तो उनको वो भी जो है डिले को इग्नोर करके लेना है। बिकॉज इस तरह के ऑफेंसेस में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि डिले हो सकता है
रेपुटेशन की बात आती है, स्टिग्मा की बात आती है, मेंटल जी। ट्रॉमा की बात आती है, तो डिले हो सकता है, तो उसका जो है कोई इम्पैक्ट इस पे नहीं पड़ेगा, उनको केस रजिस्टर करना है। जी शिवा जी, कई बार जो महिलाएं हैं वो इस वजह से भी सामने नहीं आती, कई बार तो पीयर प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, वो चाहती हैं कि इज्जत ना जाए, समाज में ऐसी एक गलत इंप्रेशन ना जाए। और कई बार ये भी होता है कि लोगों को ये नहीं पता होता कि उन्हें लगता है अगर हम अपना कंप्लेंट पुलिस के आगे दर्ज करेंगे तो हमें तो एक एडवोकेट को भी हायर करना पड़ेगा, हमें लीगल एक्सपेंसेस भी बेयर करने पड़ेंगे। तो ऐसे जो मामले होते हैं, क्या स्टेट उनमें उनको फ़ाइट करती है या आपको अपना एक लॉयर एंगेज करना पड़ेगा? देखिए, जो महिलाएं हैं वो तो एलिजिबल हैं, एंटाइटल्ड हैं फ्री लीगल एड के लिए। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंडर सेक्शन 12C में महिलाओं को एलिजिबल या एंटाइटल्ड बोला गया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी उनका फाइनेंशियल स्टेटस है, वो एलिजिबल हैं। तो वो लीगल एड सेल्स में जाके, आपको कोर्ट कॉम्प्लेक्स में भी लीगल एड सेल मिल जाते हैं, क्लिनिक्स जो होते हैं वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं टू रजिस्टर योर केस किसी भी तरह का। तो अगर आप अपना एडवोकेट, प्राइवेट एडवोकेट हायर करना चाहते हैं तो वो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी शिवा जी, जब भी हम अक्सर मामले देखते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन के, सेक्सुअल ऑफेंसेस को हटा दीजिए, पर जो मैट्रिमोनियल या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के जो मामले होते हैं, इसमें कई बार कंसिलिएशन कराने की कोशिश की जाती है, मीडिएशन कराने की कोशिश की जाती है। तो जो मीडिएशन का पर्पस क्यों रखा जाता है ऐसे मामलों में जहाँ पे वायलेंस हो रही है? मीडिएशन, देखो, इंटेंशन जो रहती है या लॉ मेकर्स की भी इंटेंशन रही, वो यही है कि जो मैरिज है जी, वो एक बड़ा सेक्रेड इंस्टीट्यूशन हमारी सोसाइटी में माना जाता है। अगर आप इसको दूसरे उसमें देखें तो एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है, उसको इसमें बहुत सारे रिलेशंस, इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बचाना, बहुत सारे मैरिजेस में बच्चे भी होते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर भी इम्पैक्ट इन चीज़ों का पड़ता है। तो अगर कोई छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटे मोटे इश्यूज अगर आते हैं, वो मीडिएशन में सॉल्व हो सकते हैं। तो मैरिज के इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए ये मीडिएशंस, कंसिलिएशंस जो हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ पार्टीज़ को दी जाती हैं। जी, क्या आपने भी कभी अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में ऐसे मामले देखे हैं? मेरी जो इनिशियल प्रैक्टिस थी वो कम्प्लीटली मैट्रिमोनियल लॉ पे ही थी। जी, तो आपने भी मतलब इस प्रकार से छोटे मामलों को बड़े बनते हुए देखा है, छोटे मामलों को बड़े बनते देखा है। इसमें अगर जो पार्टीज़ हैं आज, जैसे सब वेल एजुकेटेड हैं, तो मुझे लगता है कि वो आपस में कंसिलिएशन के साथ या अपनी एमिकेबली इन चीज़ों को सॉल्व करें तो बहुत प्रोलॉन्ग्ड लिटिगेशन का जो एक स्ट्रेस उनके ऊपर रहता है या उस ट्रॉमा से जो गुजरना पड़ता है वो बच सकते हैं। जी शिवा जी, वर्क प्लेस हरासमेंट की जब हम बात करते हैं, महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, आजकल महिलाएं बाहर जाके काम भी कर रही हैं, ऑफिसेज में भी वर्क कर रही हैं, अपना खुद का बिजनेस रन कर रही हैं। आप जैसे एंटरप्रेन्योर महिलाएं भी हैं जिनका इतने सालों का वकालत का एक्सपीरियंस है, आप लोग भी कोर्ट्स में अपीयर होते हैं। तो अगर वर्क प्लेस पे किसी महिला के साथ हरासमेंट हो रही है तो उसको पहला कदम क्या उठाना चाहिए? क्या लॉ एट प्लेस है? ये भी एक बड़ा क्रिटिकल इशू है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो इसके लिए 2013 में एक्ट बना था, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट। ठीक है, तो इसके अंडर डिफरेंट प्रोविजंस दिए गए हैं कि अगर वर्क प्लेस पे किसी महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट का एक्ट किया जाता है तो इसके लिए सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे प्राइवेट हैं, पब्लिक हैं, 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको एक इंटरनल कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक कमेटी जो होती है कॉन्स्टिट्यूट की जाती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। तो महिलाएं उन कमिटीज़ में अपनी कंप्लेंट दे सकती हैं, रिटन, वर्बल। अगर वर्बल नहीं लिख सकते हैं तो कमेटी ही हेल्प करती है कंप्लेंट रिटन में देने के लिए। एंड उनको इसमें भी कंप्लीट सीक्रेसी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग रखी जाती है पार्टीज़ की, या कोई किस तरह का एविडेंस आ रहा है। और ये जो कमेटी है इसकी जो हेड होंगी वो उसी ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप पोजीशन पे महिला है वो इसकी हेड होती है। और 50% मेंबर्स भी इसमें महिलाएं ही होनी चाहिए। और वो ये टाइम बाउंड प्रोसीडिंग्स हैं, विद इन 90 डेज जो है कमेटी अपनी रिपोर्ट फाइंडिंग्स जो है वो एम्प्लॉयर को देती है एंड दे टेक एक्शन बेस्ड ऑन दोज फाइंडिंग्स। जी शिवा जी, जब हम महिलाओं की बात करते हैं, हम देखते हैं कि एक 9 साल की बच्ची से लेकर 90 साल तक की महिला के साथ भी इस प्रकार से मामले क्राइम के सामने आते हैं।
और जब हम सीनियर सिटीज़न महिलाओं की बात करते हैं जो घर में रह रही हैं, कई बार उनके साथ उनके बेटे के द्वारा, उनके बहू के द्वारा अत्याचार किया जाता है, रूड बिहेवियर किया जाता है, मारपीट की घटनाएं भी होती है, और कोई कुछ ऐसी वीडियोस भी आपने देखी होंगी न्यूज़पेपर पे भी और जो टेलीविज़न चैनल्स हैं जहाँ पे लोग अपनी माँ को धक्का ही दे देते हैं और उनको मारने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे मामलों में आपको लगता है कि थोड़ा स्टेट को भी विजिलेंट होना पड़ेगा, और अगर कोई पड़ोसी अगर ऐसा होते हुए देखता है तो क्या बीइंग अ नेबर या बीइंग अ थर्ड पर्सन आप भी क्या कंप्लेंट कर सकते हैं? इस तरह के केसेस में कोई भी रिपोर्टिंग तो कर सकता है कि वायलेंस अगर कहीं हो रही है जी। तो ये ज़रूरी नहीं कि कंप्लेंट वही करे जिसके साथ कोई क्राइम हुआ है या ऑफेंस हुआ है। तो इंफॉर्मेशन तो कोई भी दे सकता है जिसके सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, अगर आप देखते हैं तो वो जाके कंप्लेंट कर सकता है ऐसे मामलों में। जी, और पुलिस को मतलब बाउंड होगी पुलिस उस पे एक्शन लेने के लिए। जी, और कई बार कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लॉयर्स भी ये कहते हैं, और जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसकी भी काफ़ी सारी ऐसी जजमेंट्स हैं जहाँ पे वो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए बहुत सारे अधिकार तो बनाए गए हैं बट उनका मिसयूज़ होता है, और उसको स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे मामले 498 के मामलों में लीगल टेररिज्म इसका शब्द दिया है। तो बीइंग सच ए सीनियर एडवोकेट, क्या आप इस चीज़ से एग्री करती हैं और आपने देखा ऐसा होते हुए? इसको हम कम्प्लीटली डिनाई नहीं कर सकते कि इस तरह के फेक या मोटिवेटेड केसेस नहीं आते हैं, ज़रूर आते हैं। हमारे जो NCRB का डेटा है उसमें भी दिखाया गया है कि अगर आपके पास 1 लाख केस अगर आप देखें तो उसमें से 5,000 जो होंगे वो फेक या मोटिवेटेड ही होंगे। बहुत सारे केसेस विड्रॉ कर लिए जाते हैं या इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से 498A बना दिया गया है, अदरवाइज़ वो एक शायद सिविल डिस्प्यूट था। जी। तो हैं, बट आप कंप्लीटली इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो मिसयूज़ ऑफ लॉ, जो इंटेंशन था 498A बनाने के पीछे, वो तो एक नोबल इंटेंशन था, ये एक नोबल प्रोविज़न था कि जहां औरतों के साथ घर में घरेलू हिंसा या डाउरी के लिए उनके साथ क्रुएलिटी किया जा रहा है या डाउरी डिमांड किया जा रहा है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये प्रोविज़न बनाया गया था। बट इस प्रोविज़न की अगर लैंग्वेज आप देखें तो हस्बैंड एंड रिलेटिव्स, हिज रिलेटिव्स भी आता है, तो जो रिलेटिव वर्ड है वो डिफाइंड नहीं है। तो उस रिलेटिव वर्ड में सिस्टर, मदर, फादर, ब्रदर, चाहे वो शहर में भी नहीं रह रहे हैं, फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, सब इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये एक इसको मिसयूज़ किया जा सकता है, करते भी हैं कुछ लोग, चाहे फिर वो अपने पर्सनल ग्रजेस को शांत करने के लिए करें या टू एक्सट्रैक्ट हेफ्टी अमाउंट ऑफ एलिमनी के लिए करें, या सिविल डिस्प्यूट्स या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए करें। तो ये इस तरह के केसेस सामने आए हैं, जैसे लीगल टेररिज्म जिसमें आपने बोला, तो वहाँ पे मैरिज वाज फाउंड नल एंड वॉइड, मैरिज ही नहीं थी, बट वो केस पहुँचते 498A, तो वहाँ 498A की तो एप्लीकेबिलिटी ही नहीं बनती थी। तो ऐसे केसेस आते हैं सामने समटाइम्स, बट अगर फेक हैं और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो तो प्रीलिमिनरी स्टेजेस पे ही जो है ये केसेस जो हैं ख़त्म हो सकते हैं। और प्रॉपर लीगल एडवाइस जो है पार्टीज को दी जाए तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो इसलिए अवेयरनेस, एजुकेशन ज़रूरी है। और आप लॉ, आप जो इनको मिसयूज़ करते हैं उनको थोड़ी ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि बहुत महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती हैं, पहुंचा नहीं सकती हैं, और जिनके लिए ये लॉज बनाए गए थे। तो वो इस तरह के फेक केसेस के अंदर उनकी आवाज़ अगर दब जाए या उनको रेमेडीज़ ना मिलें तो ये एक बहुत गलत मैसेज, तो इससे डिसट्रस्ट जो है पैदा होता है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी औरतों में पैदा होती है, या उनको लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, उनको विक्टिम की तरह नहीं देखेंगे, उल्टा उनको ही परपेट्रेटर्स की तरह देखा जाएगा कि ये जो हैं कुछ गलत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो रियल विक्टिम्स होते हैं उनकी आवाज़ दब जाती है, और जो रियल विक्टिम्स होते हैं और उनको जब वो अपना एक केस आगे लेके आते हैं न्याय पाने के लिए, जस्टिस पाने के लिए, तो उनको काफ़ी हर्डल्स हो जाते हैं इस प्रकार के लोगों की वजह से, जिस प्रकार से फेक और मोटिवेटेड केसेस करते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन की हम बात करते हैं शिवाजी, कहा यह जाता है, जैसा आपने कहा भी, कि अगर पुलिस ढंग से इन्वेस्टिगेशन करे तो जो मामले हैं मतलब फेक और मोटिवेटेड मामले नहीं आएंगे।
आपने कहा कि विमेन पुलिस स्टेशन हर जगह अवेलेबल है, बट अगर किसी महिला के साथ कोई इस प्रकार की घटना घट रही है तो क्या वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी जाके कंप्लेंट कर सकती है? क्योंकि जैसे हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट में अभी भी इतने ज़्यादा विमेन पुलिस स्टेशन नहीं है, और अगर वो एक ऐसे पुलिस स्टेशन में जा रही जो कि विमेन पुलिस स्टेशन नहीं, एक नॉर्मल पुलिस स्टेशन है, तो वो कैसे अपनी कंप्लेंट को रखे? क्या वहाँ कोई एक महिला अधिकारी रहेगा या किस प्रकार का एक सेटअप रहता है? देखिए, कंप्लेंट तो आप कहीं भी जाके कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके दे सकते हैं, चाहे वो जुरिस्डिक्शन में है या नहीं जी। है, जिसको हम ज़ीरो FIR बोलते हैं। तो वहाँ पे आपका केस रजिस्टर हो जाएगा। फिर जी। जो भी कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आपका जो ये केस है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जी। एंड पुलिस जो है वहाँ से अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगी। जी। शिवा जी, आप हमारे कार्यक्रम कानूनी सलाह में आए, क्राइम अगेंस्ट वेमेन, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के बारे में आपने इतनी वैलिड जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।